हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार। चलिए हम लोग अपना मॉडर्न का सेशन आज शुरू करते हैं फिर से। कल हम लोगों ने मॉडर्न का सेशन जो किया था कर्नाटक युद्ध तक पर। कर्नाटक युद्ध कितने हुए थे? 3 हुए थे। फर्स्ट कर्नाटक, तीसरा सेकंड कर्नाटक एंड थर्ड कर्नाटक। फर्स्ट कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1746 से 1748 तक था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लेकर के हुआ था। और 1748 में एक्सला सापेल की जब संधि हो गई तो होंगे। हाँ, क्या कहेंगे? यक्सला सापेल की एक्सला एला सापले एला सापेल या फिर एक्सला सापेल इसको बोलते हैं। इस संधि हो जाने के अनुसार जो कर्नाटक का युद्ध फर्स्ट था समाप्त हो गया। इसको मैंने आपको कल बता दिया था, आज मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक रहा। ठीक है। और यह युद्ध किस लिए हुआ था? उत्तराधिकार के लिए होकर के था। उत्तराधिकार काहे को? उत्तराधिकार इंडिया में जो था उत्तराधिकार को लेकर के था, बंगाल की गद्दी के लिए। ठीक है। तो ये जो पांडिचेरी की संधि हो गई इसमें 1754 में, तो यह युद्ध समाप्त हो गया। और जो तीसरा युद्ध हुआ कर्नाटक का, वह 1756 से 63 के बीच में रहा। और यह 1756 में इसमें क्या हुआ कि पेरिस की संधि हो जाने से यह युद्ध समाप्त हो गया था। यह तीसरा युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि यह सप्तवर्षीय युद्ध यहाँ पे आरंभ हुए थे। कहाँ पे? ब्रिटेन में। तो सप्तवर्षीय युद्ध का जो इफेक्ट है वो भारत में भी दिखने लगा। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कल कर लिया था, आज यहाँ से start। 1752 में स्ट्रेगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना त्रिचनापल्ली को बचा लिया। और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया। तो त्रिचनापल्ली, अंग्रेजी सेना ने त्रिचनापल्ली को तो बचा लिया, लेकिन फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कब? 1752 में स्ट्रिगर लॉरेंस के नेतृत्व में ये हुआ। इस कारण, इस हार के कारण ड्यूप्ले को वापस फ्रांस में बुला लिया गया। और 1754 में गोदेहू जो है अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आया। कब आया? 1754 में गोदो। आगे जनवरी 1755 में पांडिचेरी की संधि हो गई, जिसके साथ यह युद्ध समाप्त हो गया। और 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई कर डाली। और आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बांडीवास की लड़ाई की, और इस बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह परास्त कर दिया। यहाँ से अगर बात करें 1760 से, तो फ्रांसीसी का अंत हो गया और फ्रांसीसियों ने व्यापारिक हस्तक्षेप करना छोड़ दिया। तब 1760 की लड़ाई बांडीवास की लड़ाई है। तो इसके पहले 1762 में जो लड़ाई हुई थी उसको क्या कहते हैं? जिसमें डचों को अंग्रेजों ने हराया था। बताइए आपको, बताइए। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन। तो 1761 में जो है अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। और 1763 में हुई पेरिस की संधि, अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश को लौटा दिया। चंद्रनगर को अंग्रेजों ने नहीं हटाया पेरिस की संधि के दौरान, और अदर जो नगर थे जिसको वापस कर दिया। क्या पेरिस की संधि कब हुई? 1763 में। 1763 मतलब कि तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के टाइम। ठीक। 1749 में फ्रांसीसी कब्जे में थी। कौन सी? जो कि फ्रांसीसी कब्जे में थी? चंद्रनगर।
ये प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। देखो आगे, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य कैसा था वो देखो। तो मुगल साम्राज्य के निरंतर अंतर्गत, मुगल साम्राज्य जो था उसके अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल जो था सर्वाधिक संपन्न रहा। मुगल साम्राज्य में बंगाल ही सबसे सर्वाधिक था, जहां पर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमा। मुर्शिद कुली खान स्वतंत्र शासक था। बंगाल का मुर्शिद कुली खान स्वतंत्र शासक बना, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व नहीं, तो मुगल बादशाह थे जिन्हें राजस्व या नहीं भेजता था, जिसकी वजह से इसकी गद्दी जो थी मुर्शिद कुली खान की खतरे में थी। मुर्शिद कुली खान की राजधानी जो थी वो ढाका बनी, और ढाका से इसने मुर्शिदाबाद यानी भागीरथी के नदी के तट पर स्थानांतरित कर दिया। तो मुर्शिद कुली खान ने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया, ठीक है। और इसने ही मुर्शिदाबाद नगर बसाया था। इसने मुर्शिद कुली, सीधे आपसे पूछा जाए कि मुर्शिद कुली खान यानी ने कौन सा नगर बसाया, तो मुर्शिदाबाद, ठीक है। इजारादारी प्रथा का प्रारंभ तथा कृषकों को टकावी ऋण प्रदान किया। टकावी ऋण और इजारादारी प्रथा का भी प्रारंभ हुआ। तो इसका इसका उत्तराधिकारी जो था उसका दामाद सुजाउद्दीन हुआ। सुजाउद्दीन, ना कि सुजाउद्दौला, सुजाउद्दीन। तो मुर्शिद कुली खान का उत्तराधिकारी उसका दामाद सुजाउद्दीन, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि तकावी ऋण क्या होता था, तो खेती के लिए अग्रिम कर होता था। इजारादारी प्रथा क्या होती थी, वह कृषकों को दी। 1740 में गिरिया के युद्ध में सुजाउद्दीन, गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खान ने बंगाल का नवाब बना। तो 1740 में सुजाउद्दीन पहले रहा। सबसे पहले मुर्शिद कुली खान के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन, सुजाउद्दीन आया। सुजाउद्दीन के बाद उसका उत्तराधिकारी जो था वो सरफराज आया। सरफराज को गिरिया के युद्ध में 1740 में अलीवर्दी खान ने मार कर बंगाल का नवाब बन गया था। अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद, और इस ये ऐसा शासक था जिसने अपने शासनकाल में ही मुगलों को जो पैसा जाता था वो देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया। तो अलीवर्दी खान ही था जिसने कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहने के लिए मजबूर कर दिया, यानी बहुत समृद्धशाली बना दिया था। और इसका उत्तराधिकारी जो हुआ वह हुआ सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला याद रखिए, ये सिराजुद्दौला है। और वहां जो था मुर्शिद कुली खान का उत्तराधिकारी वो सुजाउद्दौला, सुजाउद्दीन था या सिराजुद्दौला। एक बार बंगाल के नवाब का क्रम देख लेते हैं। मुर्शिद कुली खान सबसे पहले आया, ठीक है, 1713 से 1727 के बीच में। सुजाउद्दीन 1727 से 1739। सरफराज की बात करें वह 1739 से 1740। अलीवर्दी खान 1740 से 1756 तक। सिराजुद्दौला 1756 से 57। मीर जफर 1757 से 1700। और मीर कासिम 1760 से 63। मीर जफर फिर से आया 1763 से 1765। निजाम निजाम उद्दौला जो है 1765 से 1766। और सैफ उद्दौला 1766 से 1770।
मुबारक उद्दौला 1770 से 1775। तो ये जो है बंगाल के नवाबों का क्रम है। आप लोग इसे याद रखिएगा, क्रम। ये आपको मिलान करने के लिए या फिर क्रोनोलॉजी लगाने के लिए, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी के लिए आ सकता है। क्या कहेंगे इसको? क्रोनोलॉजी के लिए भी आ सकता है भाई, क्रोनोलॉजी में लगा, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। सबसे पहले मुर्शिद कुली खान, फिर सुजाउद्दीन, फिर सरफराज, फिर अलीवर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला, फिर मीर जफर, फिर मीर कासिम, फिर मीर जफर, फिर निजामुद्दौला, फिर सैफुद्दौला एंड मुबारकुद्दौला। 8 तक तो आप लोग सीधा सीधा ही याद रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 20 जून 1756 को काल कोठरी की भी घटना, जिसे कहा गया ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से भी इसे जाना गया। और इस घटना के जो रचयिता थे वो थे जेड हॉलवेल। जेड हॉलवेल के अनुसार उन्होंने बताया कि 20 जून को सिराजुद्दौला ने एक ऐसी घटना की जिसमें रात में 146 अंग्रेजी व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। 146 अंग्रेज थे 20 जून को, और इन्होंने, सिराजुद्दौला ने एक कोठरी में बंद कर दिया, और अगले सुबह में 46 में से सिर्फ 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे। तो ऐसा इसके द्वारा कहा गया, हालवेल ने कहा। ठीक है, इसके शासनकाल में हुआ सिराजुद्दौला। प्लासी की युद्ध की बात करें तो 23 जून 1757 को अंग्रेजों ने सेना रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना रॉबर्ट क्लाइव के बीच। रॉबर्ट क्लाइव याद रखिएगा। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, और नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। 23 जून 1757, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जफर की धोखाधड़ी करने के कारण, मीर जफर जो था इसने धोखा दे दिया। इसका सेनापति हुआ करता था सिराजुद्दौला का, और यह मीर जफर जो था क्लाइव का साथ दिया, जिससे सिराजुद्दौला बेचारा मारा गया। और जो से वहां की सत्ता थी, वह सत्ता जो है मीर जफर को बंगाल का नवाब बना, मतलब सत्ता जो बंगाल की मीर जफर के हाथ में चली, अंग्रेजों के द्वारा गई। अंग्रेजों ने उसे, मीर जफर को बंगाल का नवाब बनाया। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मठान के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना नवाब के वफादार, छोटी सी सेना भी थी एक जो नवाब के वफादार। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया, और प्लासी भागीरथी की नदी के किनारे है। तो प्लासी कहाँ है? भागीरथी नदी के किनारे। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब जो था मीर जाफर की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों की कठपुतली नवाब किसे कहा जाता है, तो वह मीर जफर था। अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो थी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। तो मीर कासिम ही था जिसने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया और मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, जिसे मुगदलपुर कहते हैं। बंगाल की राजधानी का क्रम अगर बात करें तो सबसे पहले ढाका थी, ढाका के बाद मुर्शिदाबाद आई, मुर्शिदाबाद के बाद मुंगेर आई। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी की। सबसे पहले कौन थी, सबसे बाद में। सबसे पहले ढाका, फिर मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर। बंगाल की राजधानी का क्रम ढाका, मुर्शिदाबाद एंड मुंगेर। मुर्शिदाबाद राजधानी किसने बनाई थी बताइए? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ने
अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद में। और उसके बाद जो ये नवाब आए, उनका क्या नाम है, मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर बना दी। ठीक है। बक्सर के युद्ध की बात करते हैं तो 1764 में हुआ। और अंग्रेजों एवं मीर कासिम अवध नवाब सुजाउद्दौला, वहां पे क्या था, सिराजुद्दौला, ये सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ। तो नवाब की तरफ से, मीर कासिम की तरफ से अवध के नवाब सुजाउद्दौला और आलमगीर शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है। तो तीन लोगों का ये गुट था। और इधर अंग्रेज थे, एक साइड अंग्रेज थे। ठीक। वर्सेस कौन कौन, मीर कासिम, और अवध नवाब सुजाउद्दौला। और आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। देखिए, तो ये तीन का गुट था और ये एक अंग्रेज था। 1764, क्या है ये, बक्सर का। बक्सर का। ठीक है, याद रखिए। अब आते हैं अंग्रेजों और मैसूर के नीचे मध्य जो संबंध है उसके बीच बात पर। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बन गए। तो हैदर अली जो था वह मैसूर का शासक था 1761 में। हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ दौरान होगा। ठीक है। तो हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। हैदर अली का उत्तराधिकारी जो था उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। और 1787 में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी, मतलब मैसूर की राजधानी जो थी वह श्रीरंगपट्टनम थी। और इसने श्रीरंग टीपू ने बादशाह की उपाधि धारण की। अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया। तो टीपू एक ऐसा सुल्तान था जो कि अपनी राजधानी में एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया, यानी श्रीरंगपट्टनम में। और साथ ही जैकोबिन क्लब की भी सदस्य बन गया। तो जैकोबिन क्लब का भी सदस्य बना टीपू। जैकोबिन क्लब क्या था, जैकोबिन क्लब वो था कि किसी भी, अगर कोई भी अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ जो उठाए जाते थे कदम, वह जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। मतलब अत्याचार के विरुद्ध उठाए गए कदम के लिए यह जैकोबिन क्लब बनाया गया। अब बात करते हैं मैसूर युद्ध की। फर्स्ट मैसूर युद्ध, द्वितीय तृतीय एंड चतुर्थ। तो चार मैसूर युद्ध हुए। प्रथम मैसूर युद्ध की बात करें तो 1763 से 1762 के बीच में, 1767 से 1769 के बीच में प्रथम मैसूर युद्ध हुआ। द्वितीय मैसूर युद्ध की बात करें तो 1780 से 1784 के बीच में
वारेन हेस्टिंग गवर्नर गवर्नर वे वेरस्ट वेरनेस्ट वेर वेर वेरनेस्ट जो था इसका गवर्नर था, प्रथम अंग्ल मैसूर के थे। और द्वितीय में 1780-84 में वारेन हेस्टिंग हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में कार्नवालिस इसका जो था गवर्नर जनरल था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लॉर्ड वेलिसली गवर्नर जनरल था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही टीपू सुल्तान के पिता जो थे हैदर अली की मृत्यु हो गई थी द्वितीय में। और चतुर्थ में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। कुछ चीजें जान लीजिए। हाँ, फर्स्ट मैसूर युद्ध जो हुआ वह टीपू सुल्तान यानी हैदर अली जीता। तो हैदर अली जो था मैसूर का, तो मैसूर ने इस युद्ध को जीता। लेकिन अगर बात करें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो इसमें हार गया था। इसमें अंग्रेजों की विजय, और इसमें भी अंग्रेजों की विजय हुई, और फिर इसमें इसकी मृत्यु हो गई टीपू सुल्तान की। आगे देखते हैं। इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। तो युद्ध के दौरान क्या हुआ कि मराठा और हैदराबाद के निजाम जो थे अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ युद्ध में हो गई, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया 1799 में। टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। तो इसके झंडे में जो दिखाया गया था वह शेर की तस्वीर दिखाई गई थी। तो टीपू सुल्तान के झंडे पे किस जानवर की तस्वीर थी? तो शेर की थी। 1760 में बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने सर आयर कोट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित, जिसे बांडीवास का युद्ध कहते हैं। यहीं पे लिख लीजिए 1762 में बेदरा का युद्ध हुआ। क्या बोलेंगे? बेदरा का युद्ध। इसमें किसको हराया? डच को हराया। किसने? अंग्रेजों ने। ठीक। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की संधियों की बात करें तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी 1762। तो फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला? 1767 से 69 के बीच। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि जो हुई वह मंगलौर की संधि। ठीक है, 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई 1792। चतुर्थ मैसूर युद्ध में क्या हुआ कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। सिख एवं जैन, सिख युद्ध देख लेते हैं। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जो है गुरु नानक जी को था। गुरु नानक जी ने सिख संप्रदाय की स्थापना की, प्रथम गुरु थे ये। और गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। बाद में ये बादशाह
बाबर और हुमायूं के समकालीन बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन सिख थे। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था और इनका जन्म दिवस पर गुरु पर्व का त्योहार भी मनाया। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 में। और इसके दिवस पर दिवन के इनके दिवस के अवसर पर क्या होता था? गुरु पर्व त्योहार मनाया। 1496 की कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का अभ्यास हुआ। आध्यात्मिक पुनर्जीवन इनके जीवन में कब आया? 1496 में। गुरु नानक ने थे गुरु का लंगर नामक निशुल्क सहभागी भोजनालय की भी स्थापना की। अगर आपसे पूछे कि भोजन के लिए जो लंगर लगता है सिखों में, वह किसने स्टार्ट किया था, तो क्या कहेंगे कि गुरु नानक जी ने स्टार्ट करवाया। तो गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत और पंगत यानी लंगर स्थापित किए। संगत मतलब धर्मशाला। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया। संगत और पंगत जो थी गुरु नानक के अनुयायी के लिए संस्था बन गई और जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1542 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई और गुरु अंगद 1542 से 52 ईस्वी में सिखों के दूसरे गुरु बने। तो दूसरे गुरु कौन हुए? गुरु अंगद हुए। और इनका प्रारंभिक नाम जो था लहना था, लहना था। उन्होंने गुरु नानक के द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। तो गुरु अंगद ही थे जिन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। तो गुरुमुखी लिपि का भी प्रारंभ अंगद ने की। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का भी आरंभ किया। सिखों के दूसरे गुरु अमरदास थे 1552 से 1574। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति यानी लबन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जा करके भेंट। अकबर ही थे जिन्होंने गुरु अमरदास से गोविंदवाल में जाकर के भेंट की और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दे दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति भी कर। तो 22 गद्दियां स्थापित की अमरदास ने और जिसपे एक महंत रखना नियुक्त कर दिया और एक महंत को बिठा दिया। बीबी के पति रामदास सिखों के चौथे गुरु हुए। तो बीबी कौन थी? बीबी भानी वो कौन थी? अमरदास की पुत्री थी। सिखों के चौथे गुरु हुए कौन? रामदास। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि भी दे दी। तो 500 बीघा भूमि किसने दी? अकबर ने। किसको दी? बीबी भानी को। रामदास ने भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय को भी खुदवाया। तो अमृतसर का जलाशय किसने बनवाया? रामदास ने बनवाया। कहाँ पे बनवाया? अमृतसर में बनवाया। अमृतसर नगर की भी स्थापना किसने की? रामदास ने की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु पद सौंप दिया। तो तीसरे पुत्र अर्जुन जो थे, गुरु रामदास ने अपना जो गुरु का पद था उन्हें सौंप दिया। इस प्रकार उन्होंने गुरु पद का पैतृक बना दिया। गुरु पद को पैतृक बनाने का आश्रय किसे जाता है? रामदास जी को, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र अर्जुन को गुरु पद सौंपा था। आगे देखते हैं।
गुरु अर्जुन 1581 से 1606 ईस्वी में सिखों के पांचवें गुरु बने। तो गुरु अर्जुन पांचवें गुरु बन गए। उन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ और आदि ग्रंथ की रचना की और इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं भी गीत संकलित हैं। तो अब आप लोग बताइए सबसे पहले कौन कौन गुरु हुए। तो सबसे पहले कौन हुए? गुरु नानक। क्या कहोगे? नानक जी हुआ। नानक। दूसरे कौन हुए बताइए? गुरु अंगद। अंगद। तीसरे कौन हुए? गुरु, बताइए। देखिए, प्रथम ये कहलाए, ठीक है। दूसरे गुरु कौन हुए? देखिए यहाँ पे अंगद जी, ये दूसरे हो गए अंगद। तीसरे कौन आए? अमरदास। तीसरे अमरदास। चौथे कौन आए? रामदास। और पांचवे कौन हुए बताइए? अर्जुन। तो क्या लिखेंगे? अंगद। अंगद के बाद अमरदास। अमरदास। और फिर इसके बाद रामदास। फिर इसके बाद अंगद, सॉरी अर्जुन। ये हो गया क्रम। फर्स्ट गुरु नानक, सेकेंड गुरु अंगद, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास और पांचवे गुरु अर्जुन। ये क्रम आ सकता है मिलाने के लिए, लगाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमिंदर साहब का मंदिर का भी निर्माण कराया। हरमिंदर साहब का निर्माण कराया, किसने कराया? गुरु अर्जुन ने कराया। वहां पे अमृतसर जलाशय के मध्य, क्योंकि गोल्डन टेम्पल अमृतसर में बना हुआ। गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहब का ही है। किसने बनवाया? गुरु अर्जुन ने बनवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में गुरु अंगद को मरवा दिया। तो खुसरो की सहायता की गुरु अर्जुन ने और जहांगीर ने उसे उन्हें मरवा दिया 1606 में। सिखों के छठवें गुरु की बात करें तो वह हरगोविंद हुए। हरगोविंद हुए छठवें गुरु, हरगोविंद हुए। और उन्होंने सिखों को सैन्य संगठन के रूप में, सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त या फिर ईश्वर के सिंहासन का भी निर्माण करवाया। ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? तो गुरु हरगोविंद ने। दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे और दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। और उन्होंने अमृतसर के किलेबंदी की और सिखों के सातवें गुरु हर राय जो थे 1645 से 61 ईस्वी में हुए। उन्होंने उन्होंने दारा सिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। तो दारा सिकोह जो था वह गुरु हर राय जी से मिला। सिखों के आठवें गुरु की बात करें तो हर किशन हुए और इनकी मृत्यु जो है वह चेचक से हो गई थी। तो दिल्ली जा करके गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाया। तो दिल्ली आकर के औरंगजेब को किसने समझाया गुरुपद के बारे में? हर किशन जी ने। आठवें गुरु थे। सिखों के नौवें गुरु की बात करें तो वह तेग बहादुर जी हुए और इस्लाम को स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने
1675 में वर्तमान शीशगंज गुरुद्वारा के निकट मरवा। शीशगंज वर्तमान में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया 1675 ईस्वी में। किसको मरवाया था? सिखों के गुरु, नौवे गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने मरवाया। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो हुए गुरु गोविंद सिंह हुए। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए और इन्होंने 5 जनवरी 1966 सॉरी 1666 में पटना में हुआ था। इनका जन्म पटना में हुआ। गुरु गोविंद जी का जन्म पटना। बैसाखी के दिन 1676 में गुरु गोविंद जी सिखों के 10वें गुरु बने। गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा पातशाह भी कहा था। तो गुरु गोविंद जी ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह भी कहा है। सिखों के 5 ककार जो थे अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कला रखने की अनुमति देते। तो गुरु गोविंद जी ही थे जिन्होंने 5 ककार जो थे अनिवार्य। केस रखना पड़ेगा, ठीक है, कंघा रखना पड़ेगा झाड़ने के लिए, कृपाण मतलब एक छोटी सी तलवार टाइप की चाकू टाइप का, वो भी रखना पड़ेगा, कच्छा यानी अपना कच्छा भी रखना पड़ेगा, और कड़ा हाथ में रखने की अनुमति दे दी गई। सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। सिंह शब्द जोड़ने के लिए किसने कहा लास्ट में? कि गुरु गोविंद सिंह ने ही कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान जो था आनंदपुर साहिब था, और एवं कार्यस्थली की अगर बात करें तो पाओटा थी। पाओटा क्या कहोगे? कार्यस्थली पाओटा थी और निवास स्थान आनंदपुर साहिब था। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा। फारसी में जफरनामा कौन लिखा? गुरु गोविंद सिंह जी ने। 2 पुत्र हुए इनके, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। तो सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया। तो वजीर खान जो था, मुगल फौजदार वजीर खान, इसने दीवार में चुनवाया इनके 2 पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी के, फतेह सिंह जोरावर सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह का। 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कर दी। 1699 में बैसाखी के दिन में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की। कब की? बैसाखी के दिन की। कब की? 1699 में। पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने ही की। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया। कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु कार्य करेगी। तो गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दी। तो गुल खान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में कर दी। कहाँ पे? नांदेड़ में। बंदा बहादुर नाम का जन्म जो है 1670 ईस्वी में हुआ। पुंछ जिले में राजौली नामक गांव में हुआ। पुंछ के राजौली जिले में बंदा बहादुर जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम जो था लक्ष्मण दास था। इनके पिता की बात करें तो रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा बहादुर की बात करें तो उद्देश्य इनका पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था, और इसके लिए उन्होंने लोहगढ़ की राजधानी बनाई। उन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नामक सिक्के भी चलवाए थे। बंदा ने सर हिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या। वजीर खां की हत्या किसने की? बंदा जी ने की।
क्योंकि क्योंकि इसने गुरु गोविंद साहब के दो पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चिनवा दिया था। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 में बंदा सिंह यानी बंदा बहादुर को गुरुदासपुर नांगाल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। गुरुदासपुर नामक नांगाल नामक स्थान पर इन्हें बंदा बहादुर जी को मौत के घाट उतार दिया। किसने? फर्रुखसियर। सहदरा सहदरा कतलगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां पर बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा। तो सहदरा ही एक ऐसा स्थान है जहां पर बंदा बहादुर ने भी हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा था, जिसे कतल गढ़ी भी कहा जाता है। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए और 1748 में नवाब कपूर सिंह की पहल पर सिख टुकड़ियों को दल खालसा में मिलाया। तो दल खालसा में जो टूटी हुई छोटी छोटी सिख में बट गए, सिख जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे, उन टुकड़ियों को मिला करके एक दल खालसा का विकास किया। मिलेगा दल खालसा को जस्सा सिंह आलूवालिया के नेतृत्व में नेतृत्व करता दल खालसा में कौन किया? जस्सा सिंह आलूवालिया। बाद में 12 दलों को में विभाजित किया और इसे मिसल कहा गया। 12 दलों में विभाजित हुआ और मिसल कहा गया। क्या? दल खालसा ही 12 दलों में विभाजित हुआ। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान होता है। रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला 2 अक्टूबर 1780 में सुकरचकिया मिसल में मुखिया महासिंह के यहाँ पर हुआ था। तो सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ पे रणजीत सिंह का जन्म हुआ। दादा जो हुए चरक सिंह हुए और 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल प्रमुख प्रधान स्थान दिलाया। 1798 से 99 में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना और 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि। अमृतसर की अगर संधि की पूछे वह किसके किसके बीच हुई? चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के में हुई थी। कब हुई थी? 1809 में। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा हुआ था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री जो था पीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ। अजीजुद्दीन जो था विदेश मंत्री था रणजीत सिंह का, और उसका वित्त मंत्री दीनानाथ जी थे। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हो गया। फर्स्ट 1845 से 46 के बीच अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधियां क्या क्या है तो देखते थे। लाहौर की संधि की बात करें तो वह 1846 में हुई। सीधा सीधा याद रखना कि लाहौर की संधि 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान हुई थी। हैरोवाल की संधि की बात करें वह 1846 में वो भी हुई, लेकिन यह दिसंबर में हुई और लाहौर में जो हुई मार्च में हुई। तो संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। अंग्रेजी सेना का प्रवास जो है पंजाब में होगा ऐसा अंग्रेजी सेना ने माना और दिलीप सिंह का संरक्षण किया। 1847 में महारानी जिंदा
तो राजा दिलीप सिंह से अलग करके 48,000 रुपए की वार्षिक पेंशन देकर के शेखपुरा भेज दिया। आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियायान वाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य में हुई। तो सिख नेता शेर सिंह थे और अंग्रेज कमांडर गफ थे, जिनके बीच में चिलियावाला का लड़ाई हुई। तो चिलियावाली की लड़ाई हुई, ठीक है। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में 1849 ईस्वी में सिख बुरी तरह से परास्त हो गए। तो सिख बुरी तरह से परास्त कब हुए? 1849 में। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में घोषणा कर दी कि संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया और महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पगौड़ा की वार्षिक पेंशन देकर दी गई और उसे शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। और सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर जो था महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। तो डलहौजी ही 1849 में घोषणा कर दी कि पंजाब राज्य का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया है और दिलीप सिंह को 50,000 पगौड़ा की वार्षिक पेंशन देकर के शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया और उसका प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो था महारानी विक्टोरिया को दे दिया। अब देखते हैं आगे। सिखों द्वारा किए गए प्रमुख आंदोलन कौन से? 1873 में 73 का सिंह सभा आंदोलन। 1873 में कौन सा आंदोलन हुआ? सिंह सभा। और सिंह सभा आंदोलन 1873 में अमृतसर से शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य जो था सिख धर्म में के व्याप्त अंधविश्वास और जाति भेदभाव, गैर सिख आचरणों को दूर करना और सिख धर्म के की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना था। तो सिख धर्म में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने के लिए 1773 को सिंह सभा आंदोलन का प्रारंभ किया गया। 1873 में अमृतसर में शुरू हुआ और 1879 में लाहौर में की सिंह सभा की स्थापना की गई। अगला देखते हैं कूका आंदोलन। भगत जवाहर मल, जिसे शियान साहब भी कहा जाता है, लगभग 1840 में पंजाब के पश्चिमी भाग में कूका आंदोलन की शुरुआत हुई। पंजाब के पश्चिमी भाग में कूका आंदोलन 1840 में। कौन था? भगत जवाहर मल के नेतृत्व। आंदोलन के मूलतः सिख धर्म को शुद्ध करने और उसमें व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है था? अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। भगत जवाहर मल जो ने अपने शिष्य बालक सिंह के साथ मिलकर इस आंदोलन को संगठित किया और मुख्यालय जो है हजारा जो है पाकिस्तान में है। कूका आंदोलन एक और प्रमुख नेता राम सिंह कूका 1857 में राम सिंह ने लुधियाना में स्वतंत्रता सफेद ध्वज फहराया। ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोह की शुरुआत कब से हुई? 1857 में राम सिंह ने लुधियाना में स्वतंत्र सफेद ध्वज भी फहराया। 1872 में कूका कार्यकर्ताओं ने मलेर कोटला और मलोद पर भी हमला किया। इसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने कड़ी कार्रवाई की और राम सिंह को आजीवन कारावास की सजा
दे दी। उन्हें रंगून के मांडले जेल में भेज दिया गया। 1885 में शहीद हुए कूका आंदोलन नामधारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कूका आंदोलन जाति प्रथा उन्मूलन और मांसाहार, शराब और नशे, परहेज, विधवा विवाह, महिलाओं को पर्दा छोड़ने जैसी समाज सुधारों को बढ़ावा दिया गया। अब अगला आते हैं हम लोग कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। यहीं पे हम लोग अपनी क्लास, ये सेशन समाप्त करते हैं।